आज 19 जनवरी है और हम 19 जनवरी के लिए द हिंदू से कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो द हिंदू से 19 तारीख का कंप्लीट करंट अफेयर देखेंगे और आज के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले एडिटोरियल को। पहले एडिटोरियल में है सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस आई हैं स्टूडेंट सुसाइड को लेकर। एक मामले की सुनवाई चल रही है और उसमें मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़रूरी बातें कही हैं, उन बातों को देखेंगे। पहले एडिटोरियल समझेंगे, एडिटोरियल के बाद उसके शॉर्ट नोट्स को देखेंगे, शॉर्ट नोट्स के बाद हम मेंस के लिए एक सवाल देखेंगे। उसके बाद कुछ जो ज़रूरी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो एडिटोरियल से, जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में और आर्टिकल 142 को लेकर उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे दूसरा एडिटोरियल, और दूसरा एडिटोरियल है ट्रंप और यूरोप के बारे में, क्योंकि यूरोप को बार बार ट्रंप धमकी दे रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं और सैंक्शन बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। ग्रीनलैंड को लेकर जिद पकड़े हुए हैं। तो दूसरा एडिटोरियल है ट्रंप और उनकी ग्रीनलैंड की जिद को लेकर और यूरोप से उनके टकराव को लेकर। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि हमने न्यूज़ में बार बार देखा है, बार बार हम सुनते हैं कि काजीरंगा में जब जानवर सड़क पार करते हैं, सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, उस दौरान वहाँ पर जो नेशनल हाईवे है 715, वहाँ पर बहुत सारे जानवरों की मौत हो जाती है, गाड़ियों से टकरा कर मर जाते हैं जानवर। उस समस्या का समाधान करने के लिए काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को यहाँ पर बनाया जा रहा है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के बहाने हम काजीरंगा नेशनल पार्क की ज्योग्राफी, वहाँ का टेरेन, वहाँ के जानवर, वहाँ के जानवरों का स्टेटस, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा को लेकर न्यूज़। भारत के प्रधानमंत्री को बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा में आमंत्रित किया है। हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि जाना है या इस आमंत्रण को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर जो प्रोविजंस है उसके बारे में जो बातें लिखी हुई हैं उनको देखेंगे। और फिर चाइना की जो एजिंग प्रॉब्लम है, चाइना की आबादी 2022 से लगातार कम हो रही है और चाइना इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी और इस पॉलिसी को इतने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया था कि 2015 तक आते आते चाइना को अपनी आबादी को लेकर चिंता होने लगी। तो इन बातों से हम क्या सीख सकते हैं? भारत की आबादी अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी यदि किसी देश की है तो वो है भारत। और भारत भी अपनी आबादी को लेकर उसे कंट्रोल करने की बात करता है, लेकिन क्या कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल करना किस हद तक सही है और कैसे भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ करके अपनी आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकता है, अपनी आर्थिक प्रगति को और ज़्यादा बढ़ा सकता है? और यदि अगर हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी है तो किस तरह से की जानी चाहिए, इसको लेकर हम सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला एडिटोरियल देखते हैं। पहला एडिटोरियल है सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस को लेकर, कुछ डायरेक्शंस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट सुसाइड के मामले में सुनवाई करते हुए कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की थी, मतलब मामले की सुनवाई चल रही है और ये जो पूरा मामला है वो है आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली में क्या हुआ था कि वहाँ पर दो स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली थी और मामला था, बात सामने आई थी कि उनको जाति के आधार पर टारगेट किया गया है, जाति के आधार पर इंसल्ट किया गया है और उसको लेकर फिर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड का मामला फिर याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में इसको लेकर एक टास्क फोर्स भी बनाई थी और इस टास्क फोर्स को स्टूडेंट्स की सुसाइड को लेकर स्टडी करने के लिए कहा था और रिकमेंडेशन के लिए कहा था कि किस तरह से इन मामलों को कम से कम किया जा सकता है और या फिर रोका जा सकता है। तो टास्क फोर्स ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं ताकि स्टूडेंट सुसाइड को लेकर चिंताएं कम की जा सके, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर कम किया जा सके और इसके सही कारणों को ढूंढा जा सके। अगर कारण इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी सुधार किए जा सके। हम देखते हैं कि इस उम्र में बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं और बदलाव बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे होते हैं। इन बदलावों को समझना, इन बदलावों में एडजस्ट करना और इन बदलावों के हिसाब से ज़रूरी फैसले लेना, ये सारी प्रक्रियाएँ, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं और बच्चों के ऊपर इस उम्र में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये प्रेशर फाइनेंशियल हो सकता है, ये प्रेशर सोशल हो सकता है, ये प्रेशर सोशल जस्टिस को लेकर हो सकता है, ये प्रेशर एकेडमिक हो सकता है।
अगर फ़ाइनेंशियल प्रेशर की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, भारत की आबादी में अधिकांश लोग मिडिल क्लास या बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और इन लोगों के पास अपनी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती और पारिवारिक जब स्थिति ठीक नहीं होती तो बच्चे के ऊपर उसका भी प्रेशर होता है, क्योंकि माँ-बाप इस तरह से पैसे लाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चे के ऊपर उसका एक मेंटल प्रेशर होता है, ऊपर से पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती, परिवार का खर्चा नहीं चल रहा होता है, परिवार का जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती है वो पूरी नहीं हो रही होती है, ऊपर से फ़ीस देनी होती है और अगर एडमिशन स्कॉलरशिप के बेस पर हुआ है और स्कॉलरशिप नहीं आई है या फिर उसमें देरी हो गई है, तो उसको लेकर भी बच्चों को ही कॉलेज इंस्टीट्यूशंस टारगेट करते हैं और उन्हें क्लासेस में नहीं बैठने देते हैं या फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठने देते हैं और फिर इसको लेकर बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है और इस प्रेशर में कभी-कभी बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ भी हमें देखने को मिलती हैं। सामाजिक प्रेशर की बात करें तो समाज में बचपन से ही अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग तरह का प्रेशर होता है। सबसे पहले बच्चों के ऊपर पास होने का प्रेशर, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर, फिर सब्जेक्ट चूज़ करने का प्रेशर, उसके बाद अच्छी कॉलेज का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रेशर, फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे कॉलेजेस का प्रेशर और फिर एम्प्लॉयमेंट नौकरी को लेकर प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर एक साथ बच्चों के ऊपर आते हैं। और फिर जब बच्चे एक तरफ डिग्रीज़ लेकर अगर हम देखें कि अगर शैक्षणिक एकेडमिक इश्यूज़ की बात करें, तो जब बच्चों को डिग्रीज़ मिल जाती हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होती या उन्हें कॉलेज की तरफ से ठीक से स्किल्स नहीं दी जाती या उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें नहीं सिखाया जाता, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होता है और इस स्थिति में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सामाजिक अन्याय की बात करें, सोशल इंजस्टिस की बात करें तो हम देख रहे हैं जैसे आईआईटी दिल्ली में 2 बच्चों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव किया गया, वहाँ पर उनका मज़ाक उड़ाया गया, उन्हें इंसल्ट किया गया और उन्हें सुसाइड करना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े शिक्षण संस्थान में इस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं और अक्सर हम देखते हैं, अगर आपने भी ध्यान दिया होगा कि हमारे मुहावरों में, हमारी बातचीत में, हमारे स्लैंग्स में हम जातियों को अक्सर इंसल्ट करते हैं, जाने-अनजाने में करते हैं, लेकिन हमारे समाज का माइंडसेट ऐसा है कि हम जातियों को टारगेट करते हैं, जाति के आधार पर लोगों को टारगेट करते हैं और उनकी एक पहचान हमारे मन में उनके लिए स्टीरियोटाइप पहले से ही प्रेजुडिस पहले से ही बैठा हुआ होता है। शिक्षण संस्थानों में भी हम देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, टीचर्स नहीं होते, मैनेजमेंट के लोग नहीं होते, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता। अगर मेडिकल की सुविधाएँ हैं, तो वहाँ पर मेडिकल वाले लोग नहीं होते और काउंसलिंग वाले लोग नहीं होते और जिन लोगों के ऊपर बच्चों के प्रेशर को कम करने की ज़िम्मेदारी होती है, अगर उनकी नियुक्ति ही सही समय पर नहीं की जाती है, तो इसको लेकर पूरा प्रेशर बच्चे के ऊपर आता है और हम देखते हैं जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं, तो एग्ज़ाम्स जैसे-जैसे करीब आते हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और फिर कभी-कभी बहुत बड़ी और बहुत बुरी दुर्घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं। एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो एनसीआरबी के डेटा में 2022 तक के आंकड़े हैं। 2022 में लगभग 13,000 आत्महत्याएँ हुई थी। 2021 में भी छात्रों की आत्महत्याएँ 13,000 थी। उसके पहले 2020 में 12,000 साढ़े 12,000 के करीब आत्महत्याएँ थी। 2019 में 10,000 आत्महत्याएँ थी और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ रहा होता है, जैसे-जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे-जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे-जैसे पॉवर्टी, जैसे-जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की हालत ख़राब होती जा रही है, ये सारा प्रेशर और इस पूरे प्रेशर की कीमत बच्चों को अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। सभी लोग इस तरह के प्रेशर को, सभी लोग इस तरह की मुसीबतों को, तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पाते हैं और कभी-कभी बहुत बुरा ऑप्शन चूज़ करते हैं और यह ऑप्शन होता है एक बहुत बुरी, एक बहुत दुखद दुर्घटना और फिर इसको लेकर हम जैसे आज बातचीत कर रहे हैं और सिर्फ बातचीत करके इस तरह के मामलों को रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान आर्टिकल 142 का यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग किया है। आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी मामले में अगर पूरी तरह से न्याय करना है और उसके लिए कोई आदेश देना है, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश दे सकता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है रिपोर्टिंग को लेकर, रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर और ट्रैकिंग को लेकर। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, सारे कॉलेजेस को, सारी अ, यूनिवर्सिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके अगर कोई छात्र है, अगर उनका कोई स्टूडेंट है, अगर कैंपस के अंदर या कैंपस के बाहर भी सुसाइड करता है, तो उसकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए और इसकी एनुअल आधार पर रिपोर्टिंग यूजीसी में की जानी चाहिए।
तो ये बर्डन, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डाली है ताकि इसके सही कारणों का पता लगाया जा सके। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, इंस्टीट्यूट्स अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए इस तरह के मामलों को दबा देते हैं, इस तरह के मामलों को रफा दफा कर देते हैं, समझौता करने की कोशिश करते हैं, लालच देकर इस तरह की बातों को दबाया जाता है और इस तरह के मामलों की सही मायने में रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। और जैसे हमने एनसीआरबी का डेटा देखा कि 13,000 मामलों की रिपोर्टिंग की गई है। ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिनमें रिपोर्टिंग नहीं की गई है या फिर इन्हें स्टूडेंट सुसाइड नहीं बल्कि फैमिली का मैटर मानकर रिपोर्ट किया गया है। तो मामलों की रिपोर्टिंग भी गलत तरीके से हो सकती है और मामलों की रिपोर्टिंग नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। 13,000 मामले तो सिर्फ रिपोर्ट किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं। और न सिर्फ स्टूडेंट सुसाइड के मामले में, बल्कि हम देखते हैं बलात्कार के मामले में, बल्कि हम देखते हैं किसानों के आत्महत्या के मामले में भी सही से रिपोर्टिंग नहीं की जाती और सही डेटा हमारे सामने नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, या हम कहें लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे पद खाली हैं और इन पदों को भरा जाना चाहिए। जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए होने चाहिए, उन टीचर्स की अगर भर्ती ही नहीं की जाती तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर भी प्रेशर होता है, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बच्चों की क्लासेस नहीं हो पाती, बच्चों को ठीक से चीज़ें समझ नहीं आ पाती है और एग्जाम्स के समय उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होता है। टीचर्स के अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, यहाँ तक कि जो सबसे बड़े पद हैं कॉलेजेस में, जैसे वाइस चांसलर या फिर रजिस्ट्रार के पद हैं, वे भी खाली होते हैं। और फिर मैनेजमेंट की तरफ से भी पूरे जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता है, वहाँ की समस्याओं को देखा नहीं जाता है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो दूसरी भर्तियाँ हों, उनके मामले अटक जाते हैं और फिर सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं और फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और बच्चों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 50% पद खाली हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग संस्थानों में। इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है मद्रास यूनिवर्सिटी का। मद्रास यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर पूरे तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर एनरोलमेंट रेशो काफ़ी ज़्यादा है और महिला एनरोलमेंट रेशो, विमेन एजुकेशन के मामले में भी राज्य काफ़ी आगे है। मद्रास यूनिवर्सिटी किसी समय यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य के लिए, क्वालिटी रिसर्च के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ पर भी भर्तियां नहीं हुई, भर्तियों में गिरावट आई है और यहाँ का जितना भी शिक्षण बल है, यानी कि जितने भी टीचर्स, टीचिंग स्ट्रेंथ है, उनकी संख्या अभी आधी संख्या खाली है, वहाँ पर वैकेंसीज है और उनकी भर्ती नहीं की गई है। इससे यहाँ पर क्या होता है, जब भी टीचर्स नहीं होते तो क्लासेस नहीं होती, क्लासेस नहीं होती तो बच्चे भी पढ़ने नहीं आते या बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और फिर ऐसे मामले में एजुकेशन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशंस नहीं होती और उस समय जब उन्हें रोज़गार मिलने की बारी आती है या वह समय आता है जब उन्हें रोज़गार चाहिए होता है, उस समय उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तरफ डिग्री मिल रही होती है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, जॉब नहीं होती है और ऐसी स्थिति में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि एक तरफ आर्थिक हालत तो ठीक नहीं है, दूसरी तरफ रोज़गार भी नहीं है, तो इसका प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अब रिसर्च काम सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं या हम सीनियर्स की कॉपी लेकर, सीनियर्स की फाइल्स लेकर या सिर्फ नाम चेंज करके सबमिट कर देते हैं और ये जो रिसर्च का पूरा काम है अब सिर्फ नाम मात्र का, अब सिर्फ एक दिखावे की चीज़ रह गई है। मार्क्स मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता और फिर एम्प्लॉयमेंट के समय इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को राज्य सरकारें या केंद्र सरकार चलाती है और ये सरकारें अपने काम के लिए भी रिसर्च वर्क करवा सकती हैं, प्रोत्साहित कर सकती हैं और इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, राज्य को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है, लेकिन इनका यूज़ प्रभावी तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ इंस्टीट्यूट्स में समस्या है, उनकी भर्तियों को लेकर समस्याएँ हैं, सुसाइड को लेकर रिपोर्टिंग की समस्याएँ हैं, तो ये सारी समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में राजनीति भी बहुत ज़्यादा घुस चुकी है क्योंकि हम देखते हैं कि राज्यों में जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कुलाधिपति होता है, वो होता है राज्यपाल, चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है और जो वाइस चांसलर होते हैं, वो जो कुलपति होते हैं, उनमें और राज्य सरकार में और राज्यपाल में राजनीति काफ़ी ज़्यादा होती है, राजनीतिक विचारधारा को लेकर बहस होती है और इस तरह के विवादों में अक्सर नियुक्तियाँ नहीं हो पाती, नियुक्तियाँ रुक जाती हैं और जब नियुक्तियाँ नहीं हो पाती तो हम देखते हैं कि पद खाली होते हैं, वैकेंसीज़ होती है और फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो राजनीति के चलते राज्यपाल और राज्य सरकारों के झगड़े को लेकर भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को अपनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।
और अगर इस पूरी प्रक्रिया को यूसीजी के प्रोसेस के हिसाब से भरा जाता है तो उसमें लगभग 6 महीने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि 4 महीने में सारी रिक्तियां भरी जानी चाहिए, लेकिन यूसीजी की जो प्रोसेस है उसमें 6 महीने लगने वाले हैं। लेकिन इन रिक्तियों को भरा जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो पद खाली है उनके लिए भर्ती प्रोसेस भी काफ़ी लंबी होने वाली है, इतने लोगों की भर्ती करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी वैकेंसीज खाली होती हैं और वहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो जो लोग पहले से यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने जाति वालों को, अपनी पहचान वालों को, अपनी राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। और इसमें जो योग्य टीचर्स हैं उनकी भर्ती नहीं हो पाती, और जब योग्यता की भर्ती नहीं हो पाती तो यहाँ पर फिर से हमारे एजुकेशन सिस्टम को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और देश के भविष्य को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इन सभी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और उसने डायरेक्शंस दी हैं। तो ये पूरा मामला था स्टूडेंट सुसाइड को लेकर। स्टूडेंट सुसाइड को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा है, और सुनवाई के दौरान कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हायर एजुकेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अलग-अलग कोनों में, देश के अलग-अलग हिस्सों में, जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पहुँचे हैं और बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। और इन सभी परिस्थितियों में बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, सोशल प्रेशर होता है, सोशल जस्टिस के मामले हो सकते हैं, और एकेडमिक बर्डन होता है। और इस स्थिति में यदि बच्चों के ऊपर प्रेशर कम नहीं किया जाता है, बच्चों से बात नहीं की जाती है, बच्चों से काउंसलिंग नहीं की जाती है, बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है, बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला जाता है, क्लासेस नहीं होती है, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बुरी घटनाएँ हमें देखने को मिलती है, और अक्सर हम देखते हैं कि फिर स्टूडेंट सुसाइड के मामले हमारे सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के सभी मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग की जानी चाहिए। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, उनकी तरफ से यूसीजी को इस तरह के मामलों में, भले ही सुसाइड कैंपस के अंदर हुआ हो या कैंपस के बाहर हुआ हो, यूसीजी में इनकी रिपोर्टिंग करनी होगी, और रिपोर्टिंग करके सारे मामले की जानकारी देनी होगी, ताकि इस तरह के मामलों को, यदि स्टूडेंट के जो सुसाइड के मामले हैं, वहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशंस की, अगर कॉलेजेस की गलती है, तो वहाँ पर इन गलतियों को सुधारा जा सके, और आने वाले भविष्य में इस तरह के मामलों को, इस तरह की बुरी घटनाओं को रोका जा सके। 50% पद जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए। तमिलनाडु में जो यूनिवर्सिटी है, मद्रास यूनिवर्सिटी, उसका उदाहरण लेकर ये बात बताई गई थी कि अगर पद भरे नहीं जाते हैं, अगर पद खाली होते हैं, तो वहाँ पर अच्छे से अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खराब हो सकता है, वहाँ पर भी एजुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बिगड़ सकता है, ढह सकता है। तो इस तरह का एक उदाहरण देकर हमें ये समझाया गया है। बहुत सारे पद खाली हैं, इन पर भर्ती नहीं हुई है, और टीचिंग स्ट्रेंथ कम हुई है। रिसर्च वर्क अब सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ का सरकारें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हैं, लेकिन नहीं कर पा रही हैं। राज्यपाल और सरकारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, नियुक्तियां रुकी हुई हैं, पद खाली हैं, और इसको लेकर भी समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, और राजनीतिक विचारधारा को लेकर यहाँ पर टकराव है, और जिसकी कीमत एजुकेशन सिस्टम को चुकानी पड़ रही है। और यूसीजी की अगर प्रोसेस से भर्ती की जाती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है, और इसकी पूरी कीमत जो है, मतलब योग्य शिक्षकों की कमी है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, राजनीतिक विचारधारा का हस्तक्षेप है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे एजुकेशन सिस्टम से दूर की जानी चाहिए। बाकी सारी बातें आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद आप जिन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जहाँ पर भी पढ़ने जाते हैं, वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। वो सारे शिक्षण संस्थान जहाँ पर आप 12वीं के बाद पढ़ने जाते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, डायरेक्टरेट के लिए जाते हैं, या फिर दूसरी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। जैसे इनमें यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, इनमें कॉलेजेस हो सकते हैं, इनमें नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है।
कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं। और नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हम देखते हैं आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स और एनआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे जितने भी कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। हमारे समाज में इन्हें एक बहुत ही बड़े लेवल पर देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे शिक्षण संस्थान समझे जाते हैं। माता पिता बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन पर पास करने के लिए। हम देखते हैं कि जब भी आईआईटी, जेई या नीट जैसे एग्जाम होते हैं तो बच्चे जिनकी तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग्स हैं जो इनकी तैयारियां करवाती हैं। इनकी तैयारी के दौरान भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चे भी प्रेशर डालते हैं। और यहाँ से भी हम यहाँ से भी दुर्घटनाओं की खबरें सुनते हैं, आत्महत्याओं की खबरें देखने को मिलती है। प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल्स हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये सरकार के साथ भी काम करते हैं और अपने लेवल पर भी रिसर्च का काम करते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में आपने इग्नू का नाम सुना होगा, आपके आसपास कुछ लोग होंगे जिसने इग्नू से एग्ज़ाम दिया होगा। और फिर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करता है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड को देखता है। नेशनल मेडिकल कमीशन, ये इंजीनियर अपने मेडिकल कॉलेजेस को देखता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कॉलेजेस को देखता है। तो ये रेगुलेटरी संस्थान है, और बाकी जो संस्थान हमने पढ़े हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। आर्टिकल 142 की बात करें तो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 142 अधिकार देता है, किसको अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए डिक्री या कहें कि आदेश, जरूरी आदेश दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपनी इस पावर का यूज़ किया है, अभी इस मामले में भी यूज़ किया है और ज़रूरी आदेश दिए हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट इस पावर का उपयोग कब करता है? जब कहीं पर कानून ना हो, या कानूनी की सीमा से परे जाकर कोई न्याय करना हो, या कोई प्रशासनिक व्यवस्था ना हो, वहाँ पर इस तरह के मामलों में आदेश दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अयोध्या का जब मामला सुलझा था, वहाँ पर जो फैसला आया था, उसमें मुस्लिम पक्ष को ज़मीन अलग से देने की बात कही थी। हालांकि मामले में इस तरह की कोई बात नहीं थी, इस तरह का कोई दावा नहीं था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए, समाज में बैलेंस बनाने के लिए एक फैसला दिया था। लेकिन 142 का यूज़ करके किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और विशेष परिस्थितियों में ही इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ पर कानून उपलब्ध ना हो, जहाँ पर प्रशासनिक शून्यता हो, वहाँ पर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। पहले एडिटोरियल से हमारे लिए सवाल हो सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थान माध्यमिक स्तर के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो 12वीं के बाद, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और रीज़न बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तथा शोध संस्थान शामिल होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। बात दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसलिए इस मामले में इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इन्हें संसद के अधिनियम द्वारा घोषित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जितने भी है, संसद ही इन्हें यह दर्जा देती है। दूसरा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs इसी श्रेणी में आते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति देता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा,
अनुच्छेद 142 के अंतर्गत पारित आदेश पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 142 का प्रयोग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु किया जा सकता है। 142 का उपयोग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। चौथा, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के नियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालयों का नियमन करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा नियमन करता है। ये बात सही है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये रेगुलेट करता है। तीसरा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल चिकित्सा शिक्षा का नियमन करता है। ये बात भी सही है। और चौथा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ एजुकेशन लॉ यूनिवर्सिटीज लॉ कॉलेजेस का नियमन करता है, रेगुलेट करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है इग्नू मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च शोध संस्थान है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, राष्ट्रीय विधि विद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज शिक्षक शिक्षा संस्थान से संबंधित है। नहीं, ये लॉ एजुकेशन से संबंधित है। तीसरा गलत, दूसरा सही, पहला सही। दूसरा एडिटोरियल है ट्रंप को लेकर और उनकी धमकियों को लेकर। ट्रंप प्रशासन ने अब धमकी दी है कि 1 फरवरी से यूरोप के कुछ देशों के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा और अगर ग्रीनलैंड को लेकर खरीदने को लेकर या उसे अधिग्रहित करने को लेकर उसको एक्वायर करने को लेकर अगर कोई फैसला नहीं होता है तो 1 जून से 25% का टैरिफ लगाया जा सकता है। ये धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इन देशों के ऊपर पहले से ही 15% का टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से, अब और टैरिफ लगने की बात की जा रही है और अगर ग्रीनलैंड इनको नहीं मिला तो 1 जून से और ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। कौन से देश हैं इनमें? सबसे पहले तो डेनमार्क ही है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है उस पर डेनमार्क का ही राजनीतिक कंट्रोल है। डेनमार्क का ही हिस्सा है ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड को अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा है और कह रहा है कि ग्रीनलैंड हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें दे दो, या तो अच्छे से दे दो या फिर युद्ध करके लेना पड़ेगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही है। वहां पर सेना उतारने की बात की जा रही है, उसे खरीदने की बात भी हो रही थी, लेकिन अब सेना की बात हो रही है और सीधे तौर पर यह अमेरिका अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। और एक ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र बहुत लंबे समय से है, सबसे पहला लिखित संविधान इस देश ने बनाया था, वहां पर यदि उस देश का सबसे बड़ा अधिकारी यदि इस तरह की बात करता है तो ये रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, ये नियम आधारित व्यवस्था के लिए, नियम आधारित दुनिया के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है नीदरलैंड, ये है डेनमार्क, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और यहाँ पर है फिनलैंड और ये है यूके। इन देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। इस बात को इमैनुअल मैक्रोन ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, अस्वीकार्य बताया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कियर स्टारमर हैं, उन्होंने भी कहा है कि यह बात पूरी तरह से गलत है, यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती। और इन देशों ने ग्रीनलैंड में कुछ सैनिक भी भेजे हैं ताकि अमेरिका को यह संदेश दिया जा सके कि यूरोप उसके आगे इस तरह से झुकने वाला नहीं है या उसकी जिदों को माना नहीं जा सकता, इस तरह की बेतुकी बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संघ हालांकि चिंतित तो है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला में इस तरह की कार्रवाई की है और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे वहां पर निकोलस मादुरो, उन्हें उठाकर वे अमेरिका लेकर चले गए थे। लेकिन यूरोप की बात करें तो यूरोप के यूएस के साथ लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। इससे पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यूएस और यूरोप आमने सामने खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम यह सोच भी नहीं सकते थे कुछ दिनों पहले तक कि एक नेटो कंट्री दूसरी नेटो कंट्री के ऊपर भी हमला कर सकती है, लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है। इस बात को लेकर यूरोप भी चिंतित है और पूरी दुनिया भी चिंतित है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सनक के कारण बहुत बुरी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। और जब उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की थी तो उन्होंने कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और ईरान में हस्तक्षेप करने की बात भी कही थी और इस तरह की धमकियां उन देशों को भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका पहले से ही कई देशों के ऊपर टैरिफ लगा चुका है। भारत के ऊपर लगा चुका है टैरिफ, जापान के ऊपर टैरिफ लगा चुका है, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा चुका है और इन सभी को लेकर
अमेरिका में फिलहाल अमेरिका को लेकर सभी देशों के मन में संदेह है, अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर संदेह है और एक स्थिरता की जो स्थिति थी उसे कहीं न कहीं इन फैसलों ने डैमेज किया है। हालाँकि इस तरह की धमकियाँ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के समान है, लेकिन अमेरिका के पास जो पावर है, अमेरिका के पास जो मिलिट्री पावर है, अमेरिका के पास जो फ़ाइनेंशियल पावर है, अमेरिका के पास जो स्ट्रैटेजिक पावर है, उसका अमेरिका मिसयूज़ कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस बात को मिसयूज़ कर रहे हैं और इनके पास इसके लिए कोई विधायी कानून नहीं है। उनकी संसद जो है उसने कोई विधायी कानून यहाँ पर पारित करके इन्हें नहीं दिया है। जो फैसले हैं वो प्रशासनिक फैसले हैं और ऊपर से एक मामले में सुनवाई भी चल रही है जो इन्होंने टैरिफ लगा के रखे हैं दुनिया भर के देशों के ऊपर, तो उसको लेकर भी हो सकता है कि इनके खिलाफ फैसला आ जाए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी पावरफुल सरकार के खिलाफ मामले दायर होते हैं तो उन मामलों में अक्सर फैसले सरकार के पक्ष में ही आते हैं। तो अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या फैसला आने वाला है। दूसरी तरफ यूरोप क्या कर सकता है, तो यूरोप भी इसी तरह के सैंक्शंस, टैरिफ या इस तरह के प्रतिबंध लगा सकता है ताकि यूरोप में काम कर रही जो अमेरिकी कंपनी है उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके और अमेरिका को संदेश दिया जा सके कि अमेरिका को भी पूरी दुनिया अगर देश जो है बाकी जो देश है जिनके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर रहा है वे भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इस तरह की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और जो रिश्ते लंबे समय से बने हुए थे अटलांटिक के आर पार, मतलब जो अटलांटिक महासागर है उसके हम देखते हैं वेस्ट में अमेरिका है और ईस्ट साइड में यूरोप है और इनके बीच में लंबे समय से काफ़ी अच्छे संबंध बने हुए थे जो कि अभी बिगड़ रहे हैं। और अब इस स्थिति में जहाँ पर यूरोप अमेरिका से भी लड़ने की स्थिति में है, अमेरिका यूरोप के ऊपर भी दबाव बना रहा है, वहाँ पर क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद दी जा सकती है? तो इस पर भी सवालिया निशान है। यूरोप को अमेरिका का सामना भी करना है और यूरोप को रूस का सामना भी करना पड़ रहा है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यूरोप फंसता हुआ पिसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले भी एडिटोरियल्स में बात कर चुके हैं, वीडियोस में बात कर चुके हैं। बहुत सारे सेशन हैं जिनमें अमेरिका के और अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर इस एडिटोरियल में सिर्फ इतनी बातें थी। दोनों एडिटोरियल हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे दोनों एडिटोरियल को पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। जैसे पहली खबर है हमारे लिए का ये जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है और ये प्रोजेक्ट है लगभग 6,957 करोड़ रुपए का। इस परियोजना में क्या होना है? इस परियोजना में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है, मतलब जमीन से उठी हुई सड़क बननी है यहाँ पर, ताकि इसके नीचे से जानवर आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ आ और जा सकें, बिना सड़क के ऊपर आए और बिना गाड़ियों के नीचे आए, ताकि इनके जीवन सुरक्षित हो सके, इनको मौत से बचाया जा सके, इनको एक्सीडेंट से बचाया जा सके और इनकी आवाजाही सुरक्षित हो सके और इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पर बनेगा ये कॉरिडोर? ये बनेगा काजीरंगा के आसपास, मतलब काजीरंगा से होकर गुजरेगा। नगांव जिले में इसकी आधारशिला रखी है। 6,957 करोड़ का प्रोजेक्ट है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसको लेकर निर्देश दिए थे और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भी इसको लेकर सिफारिश की थी और दोनों की सिफारिश और निर्देश को मानते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि जो जानवर हैं काजीरंगा में रहने वाले, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क से जो सड़क होकर गुजरती है उसे पार करने के दौरान जानवरों को एक्सीडेंट होता है और हज़ारों जानवर मर जाते हैं। तो यहाँ पर सेफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट हो सके, इसके लिए काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क के पास से होकर गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 715 और इसे पार करने के दौरान बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि उसके नीचे से जानवर आसानी से सड़क को पार कर सके, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। ये जो पूरी परियोजना है बनने वाली है कालियाबोर और नुमालीगढ़ के बीच में। मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर है कालियाबोर, यहाँ है नुमालीगढ़ और इसके बीच में ये जो कॉरिडोर है लगभग 86 किलोमीटर का कॉरिडोर है और इसमें लगभग 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनने वाला है। और ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है काजीरंगा में है, बाकी में सामान्य जो सड़क बनती है वैसी बनेगी। 86 किलोमीटर के बीच में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है
और काजीरंगा से होकर ये एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरने वाला है। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा जाना जाता है दुनिया भर में जैव विविधता के लिए और एक सींग वाले गेंडों के लिए, क्योंकि दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ के टेरेन की बात करें तो यहाँ फ्लड प्लेन भी है, और ये फ्लड प्लेन कौन सी नदी का है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लड प्लेन में है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर फ्लड प्लेन है, ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं और वेटलैंड्स हैं, और अलग अलग जो टेरेन है, अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पर भू आकृति, इनमें अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। और ये पूरा क्षेत्र जानवरों के मामले में, जानवरों की प्रजातियों के मामले में और संख्या के मामले में समृद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, और आसाम आपको मिलेगा भारत के मैप पर नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये नॉर्थ ईस्ट है भारत का, और यहाँ पर ये जो राज्य है वो है आसाम, और आसाम में यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लड प्लेन्स में, और ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में होने के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, और इसके इकोसिस्टम का हिस्सा है बाढ़। इसे 1974 में नेशनल पार्क और 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 2006 में टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया था। मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और टाइगर रिजर्व तीनों हैं। इसका इंपॉर्टेंस इस बात से ही समझा जा सकता है कि इसे इतना महत्व दिया जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले जो गेंडे हैं उनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। एक सींग वाला गेंडा, और काजीरंगा को एक सींग वाले गेंडे के लिए ही पहचाना जाता है। हालांकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो इसके बिग 5 जानवर हैं उनमें गेंडा भी है, उनमें हाथी भी है, उनमें टाइगर भी है, उनमें जंगली भैंसा भी है और उनमें दलदली हिरण भी है। तो ये जो 5 जानवर है ये बिग 5 ऑफ काजीरंगा है। काजीरंगा के 5 सबसे बड़े जानवर, सबसे ज़्यादा संख्या में जानवर और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले जो जानवर है वो ये हैं। एशियन एलिफेंट्स, जंगली भैंसें और स्वैम्प डियर और बाघ। इसका एरिया है लगभग 430 स्क्वायर माइल, मतलब लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क का। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं घास के मैदान भी है, दलदली भूमि भी है, आर्द्र भूमियाँ हैं, नदियाँ हैं और उष्णकटिबंधीय वन भी है। बाढ़ यहाँ के इकोसिस्टम का हिस्सा है। बाढ़ यहाँ पर चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लड प्लेन में है तो बाढ़ आती है, बड़े पैमाने पर आती है, और यहाँ पर जानवर को बचाने के लिए, जानवरों को फ्लड से बचाने के लिए आर्टिफिशियल टीले भी बनाए गए हैं ताकि जानवर वहां पर जाकर अपने जीवन को बचा सकें। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, जो दूसरे कारण भी है जैसे कि सड़क निर्माण है, वहां पर अगर पानी का डिस्टर्बेंस होता है, फ्लड के पानी को डिस्टर्बेंस होता है, अगर उसकी निकासी नहीं हो पाती है तब भी जानवरों को नुकसान होता है, और उन्हें बचाने के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पक्षियों की आबादी भी है, लगभग 480 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, और विंटर में बड़े पैमाने पर माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ पर आते हैं। बाकी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में ये जो गंगा नदी डॉल्फिन है, गेंजेस रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है, इसको यहाँ पर याद रखना है। बाकी बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनो और एशियन एलिफेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पर एक होमवर्क कर सकते हैं कि आप इनकी IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति क्या है उसके बारे में देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो पहाड़ियां हैं उनमें कोहरा, बागोरी, अगोरा तोली और बूढ़ा पहाड़ जैसी रेंज हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत को बोर्ड ऑफ पीस ऑफ गजा में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है उसके बारे में। भारत को निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी तक भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के लगभग 60 देशों को आमंत्रण मिला है, और अभी तक कुछ ही देशों ने, जैसे हंगरी ने इसको कंफर्म किया है, लेकिन भारत ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी वहां पर आने का निमंत्रण मिला है। अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसे UN के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो बॉडी है इसका संबंध UN से नहीं है। इसमें जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इसे बनाया है, और इसमें जिन्हें वो निमंत्रित कर रहे हैं वे देश शामिल हो सकते हैं, और इसमें ज्वाइन करने के लिए कुछ फीस भी रखी गई है। और इस पूरे सिस्टम को UN के पैरेलल माना जा रहा है क्योंकि ये
इस तरह की जब भी हमने समस्याएँ देखी है, कहीं पर भी यदि इस तरह की अनस्टेबिलिटी, कहीं पर भी इस तरह की अशांति देखी है, तो वहाँ पर यूएन ने इंटरवेंशन किया है, यूएस ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया है और यूएन के माध्यम से हमने दुनिया की अलग-अलग समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन इस समस्या के मामले में यूएन का अभी तक कोई दखल देखने को मिला नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं चाहते कि यूएन का यहाँ पर कोई भी दखल हो और वे पैरेलल व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो व्यवस्था है ये आई थी जब हमने सितंबर में देखा था कि गाज़ा में शांति के लिए इज़राइल भी तैयार हो गया है और हमास ने भी कुछ शर्तों को मान लिया था। एक तरफ हमास की तरफ से उन बंधकों की रिहाई की जा रही थी जिन्हें उसने बंधक बनाया था जिन्हें उन्हें बंधक बनाया था अक्टूबर 2023 में और दूसरी तरफ इज़राइल भी गाज़ा से पीछे हटने को तैयार हो गया था और फिर यहाँ पर शांति हुई थी। और उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय शांति प्लान भी बनाया था और उसके हिस्से के तौर पर इसे अब बनाया जा रहा है। उसमें ख़ास तौर पर यह बात है मतलब उस पूरे पीस प्लान में यह बात है कि हमास आने वाले समय में गाज़ा के प्रशासन से अपना कंट्रोल एक संगठन के तौर पर छोड़ेगा। हालाँकि इसमें जो शामिल लोग हैं वो आम लोग वहाँ पर रह सकते हैं और आने वाले भविष्य में जब भी अगर कोई वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बनती है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा पूरे सिस्टम को चलाया जाएगा, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन भी किया जाएगा ताकि यहाँ पर पहले शांति स्थापित की जा सके और एक ट्रांजिशनल जो समय होगा, ट्रांजिशनल पीरियड होगा, उस पीरियड में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से ये इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल किया जाएगा और उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मतलब इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ के अपने टोनी ब्लेयर जो यूके के प्रधानमंत्री है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तब तक के लिए मतलब जब तक कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती, शांति नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इस पूरे मसले को देखेगी। अब यहाँ पर वैसे तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस का दखल होना चाहिए था, जो व्यवस्था हम सालों से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति यूएन को कहीं न कहीं इर्रेलेवेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ उसको लेकर भी सवाल है कि जो दुनिया के दूसरे देश हैं, क्या इसमें शामिल होंगे? क्या अमेरिका से झगड़े के बावजूद या अमेरिका की मनमानी के बावजूद इसमें शामिल होंगे? तो ये भी देखना होगा। हालाँकि इस पूरे मसले पर मतलब एक जो देश है, अभी जो जैसे हम इज़राइल कहते हैं, जिसमें वेस्ट बैंक भी है, जिसमें गाज़ा भी है, जिसमें यहूदी आबादी भी रहती है और जिसमें फ़िलिस्तीनी आबादी भी रहती है, तो इस पूरे मामले में भारत का स्टैंड है, भारत का सरकार का स्टैंड है कि इस पूरी समस्या को 2 राष्ट्र मतलब 2 देश बनाकर सुलझाया जा सकता है ताकि दोनों देश अपना-अपना काम करें, आपस में झगड़ा ना हो और दोनों आबादी जो यहूदी आबादी है और जो फ़िलिस्तीनी आबादी है, उसके हितों की रक्षा की जा सके और यहाँ से हिंसा रोकी जा सके। तो भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि इस पूरी समस्या को 2 राष्ट्र सिद्धांत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अभी तक ये जो प्लान है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा इसमें भारत में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस न्यूज़ में बस इतना ही था। अगली न्यूज़ है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो अपराध है, जिस अपराध का शिकार भारत के ये बच्चे हो रहे हैं, अगर हम इन्हें इस अपराध से नहीं बचा पाते हैं, अगर हम इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं रोक पाते हैं, तो यह हमारी नाकामी होगी और अगर हम बाल तस्करी को नहीं रोक पाते हैं, तो इससे इन बच्चों के इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसे प्रभावी तौर पर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए। ये जो मामला है केपी किरण कुमार बनाम भारत राज्य, इसमें बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के हिसाब से 2022 में 3098 मामलों को यहाँ पर रोका गया, मतलब बच्चों का रेस्क्यू किया गया और 2024 अप्रैल से लेकर मार्च 2025 के बीच में लगभग 53,000 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। लेकिन रेस्क्यू करना इस समस्या का समाधान नहीं है।
रेस्क्यू किया जाना चाहिए। जो भी बच्चे इस चंगुल में, इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जाना चाहिए। लेकिन असली हमारे लिए जो समस्या है, असली चैलेंज है और असली समाधान है, वो यहीं से शुरू होता है। जब भी बच्चों का रेस्क्यू किया जाता है तो उनके रहने, खाने, पीने और शिक्षा की, सबसे ज़रूरी बात है शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनका पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए। अगर बच्चों का रिहेबिलिटेशन नहीं होता है तो इस रेस्क्यू के बाद भी ऐसे बच्चे फिर से इस अपराध का शिकार हो सकते हैं। और आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे मामले में 2018 से लेकर 2022 के बीच में सिर्फ 4.8% रेट है, किसका, कन्विक्शन रेट है। तो सिर्फ इतने, मतलब 4.8% मामलों में ही कन्विक्शन हुआ है। इस तरह के मामलों में बहुत कम कन्विक्शन रेट है और यह दिखा रहा है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज असली गुनहगारों को या तो पकड़ नहीं पा रही है या उन्हें सजा नहीं दिलवा पा रही है। तो असली गुनहगारों को, असली अपराधियों को, बाल तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, सबूत जुटाए जाने चाहिए और इस तरह के मामलों में कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के मामले फिर से देखने को ना मिले। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें तो पलेर्मो प्रोटोकॉल है। पलेर्मो प्रोटोकॉल के हिसाब से, पलेर्मो प्रोटोकॉल कहता है कि अगर एक्सप्लॉइटेशन के उद्देश्य से, एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए बच्चों को रिक्रूटमेंट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, हार्बरिंग की जाती है, तो इस तरह के मामलों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम बाल तस्करी कहेंगे। इसी तरह की एक डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता में भी है और भारतीय न्याय संहिता कहती है कि बल, दबाव, धोखाधड़ी, प्रलोभन या शोषण के लिए बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, तो इस तरह के मामलों को हम बाल तस्करी कहेंगे, तस्करी कहेंगे। तो ये जो 2 डेफिनेशन हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं बाल तस्करी को समझाने के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल है कि बाल तस्करी क्यों की जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्यों की जा रही है? तो इसके मुख्यतः 4 कारण हो सकते हैं। एक तो यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज़, जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी और अंगों की अवैध निकासी और उसका अवैध व्यापार। और यहाँ पर कंसेंट का कोई महत्व ही नहीं है। क्या कंसेंट के आधार पर यौन शोषण किया जा सकता है? क्या जबरन श्रम कराया जा सकता है? क्या दास्ता या अंगों की अवैध निकासी की जा सकती है? तो इस तरह के मामलों में कंसेंट का कोई महत्व नहीं है और जो तस्करी का उद्देश्य होता है वो इस तरह के 4 अपराधों करने के लिए किया जाता है। और भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यौन शोषण, जबरन श्रम और दास्ता और अंगों की तस्करी के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है। बच्चों को किडनैप किया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है उनकी मॉनेटरी वैल्यू के लिए और अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। हालाँकि इस तरह के काम, एक तो हम देखते हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अपराध करने का उनका कारण अपना अलग है। लेकिन इस तरह के मामलों में हम कह सकते हैं कि जब भी कहीं पर किसी भी देश में अपराध बढ़ते हैं तो उनका मुख्य कारण, अधिकांश मामलों में कारण होता है गरीबी, बेरोज़गारी, पलायन, आपदाएँ और पारिवारिक विघटन की घटनाएँ। और अगर हमको चाइल्ड ट्रैफिकिंग या दूसरे अपराध भी अगर जड़ से समाप्त करने हैं तो इसकी जड़ पर, इसके रूट पर हमें अटैक करना होगा और ये रूट्स हैं, ये कारण हैं गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, आपदाएँ और पारिवारिक विघटन की घटनाएँ, इन्हें रोका जाना चाहिए। भारत के संविधान में भी इसको लेकर प्रावधान किए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड हैं। इन्हें किसी भी आधार पर सही नहीं बताया जा सकता। मानव तस्करी और जबरन श्रम, तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी, जबरन श्रम, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर और आर्टिकल 24 भी है। आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को आप काम पर नहीं रखेंगे। कहाँ पर काम पर नहीं रखेंगे? फैक्ट्रीज और माइंस अंडर द एज ऑफ 14। 14 साल से कम बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्रीज में और खदानों में काम पर नहीं रखेंगे। तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई है हमारे संविधान में। ये जो फोर्स लेबर और ह्यूमन इन ट्रैफिकिंग की बात है, उसको हम सिर्फ बच्चों से नहीं, दूसरे लोगों से भी जोड़कर देख सकते हैं और इस मामले में बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई है और मानवता के आधार पर भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को यहाँ पर हमने अधिनियमित किया है।
आर्टिकल 39 ई और एफ है जो कहता है कि यह राज्य की जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? कि बच्चों को शोषण से बचाए। यह जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। और बच्चों को गरिमापूर्ण विकास का माहौल प्रदान कर सके, इस तरह के प्रयास राज्य की तरफ से किए जाने चाहिए। आर्टिकल 39 ई और 39 एफ। लीगल फ्रेमवर्क मतलब दूसरे कानूनों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 98 और 99 नाबालिगों की खरीद और बिक्री से संबंधित है। दूसरे कानूनों में है जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट के बारे में हम डिटेल में पिछले सेशंस में भी पढ़ चुके हैं, तो वहां पर जाकर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग फैसलों में इसे रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और कुछ उपाय सुझाए हैं। बाकी आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो चाइना को लेकर है, और चाइना की जो समस्या है, उम्र बढ़ने की समस्या है, उसको लेकर हो क्या रहा है कि समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और आबादी लगातार घटती जा रही है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक चीन की आबादी 140 करोड़ से कम होकर 130 करोड़ ही रह जाएगी। आबादी 2022 से लगातार कम हो रही है और 2050 तक कुल आबादी का 40% है, यानी कुल आबादी में 40% लोग बूढ़े हो जाएंगे। मतलब इनकी आयु होगी 60 साल से ज़्यादा की। कुल आबादी में 40% लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड पॉलिसी मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई थी, उसमें जो बच्चे पैदा होने का रेट कम हो गया था। जब नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो आबादी में बच्चों का जो भाग है वो कम हो गया है, बच्चों का परसेंटेज कम हो गया है, और जो बूढ़े हैं मतलब जो पहले जवान थे अब बूढ़े होते जा रहे हैं। तो 2050 तक इन बूढ़ों की आबादी मतलब इन बूढ़े लोगों की आबादी जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे, उनका हिस्सा होगा कुल आबादी में 40%, और इसको लेकर ही समस्या है। और कहा जा रहा है कि अमीर बनने से पहले ही चीन बूढ़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया भर में ऐसे देश हैं जैसे जापान है, जैसे इटली है, वहाँ पर डेवलपमेंट होने के बाद, डेवलप्ड कंट्रीज होने के बाद वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ आई हैं। वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, उसके बाद वहाँ पर बच्चे मतलब बर्थ रेट कम हुआ, वहाँ पर बच्चों की आबादी कम हुई और बूढ़ों की आबादी बढ़ गई। लेकिन चाइना में अभी चाइना डेवलप्ड कंट्री नहीं बना है, उसके पहले ही इस तरह की स्थिति चाइना में हो रही है, और इसको लेकर वहाँ पर प्रशासन, सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और इस चिंता को ध्यान में रखते हुए 2016 में 2 संतान नीति यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, और 2021 में फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ पर आबादी फिर भी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि एक कारण तो यह बताया जा रहा है कि चाइना में जो जीवन यापन की लागत है, एजुकेशन की जो लागत है बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी उतना ठीक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते और महंगाई और जीवन यापन की लागत के बढ़ने के चलते वहाँ पर लोग आबादी बढ़ाने, बच्चे पैदा करने का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, बल्कि 1 या 2 बच्चों से ही काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं, खुश हैं। अब इस ट्रेंड को रोकने के लिए, इस बात को देखते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए और आबादी बढ़ाने के लिए वहाँ पर सरकार ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स पर वेट बढ़ाया है। लेकिन जिस तरह से वहाँ की जीवन की लागत बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए लोग वेट को अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं। तो इस तरह के ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ से हम सीख सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी है, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जैसे चाइना से हम यह भी सीख सकते हैं कि चाइना में 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी और 2015 तक आते-आते स्थितियाँ चिंताजनक हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी कंट्रोल हो गई थी। भारत में इस तरह से आबादी कंट्रोल करना उतना संभव नहीं है जितना चाइना में था। हालाँकि आबादी को कंट्रोल करना अब समझ में आ रहा है कि इतना भी ज़रूरी नहीं। आबादी का जो नेचुरल रेट है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है कि अब लगभग 2.0 जो हमारे यहाँ बर्थ रेट है, मतलब 2 लोगों पर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जबकि होना चाहिए जो हमारी एग्जिस्टिंग आबादी है उसको रिप्लेस करने के लिए ये आंकड़ा होना चाहिए 2.1 या 2.2। लेकिन यहाँ पर भारत में आबादी रिप्लेस का जो रेट है वो भी अब उससे भी कम हो गया है, मतलब भारत की आबादी भी कम हो सकती है, और भारत के लिए इतनी चिंताजनक स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चीन आबादी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, वहाँ पर
सब्सिडीज़ दी जा रही है माता-पिता बनने पर, और फ़ीस माफ़ करने का फ़ैसला लिया गया है। टीचर्स को सरकार की तरफ से वेतन की गारंटी दी गई है, और जो लोग अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है, ताकि इन लोगों का जो पेंशन का खर्चा, इन लोगों का इंश्योरेंस का खर्चा सरकार के ऊपर ना आए। और ऊपर से वर्क फ़ोर्स भी यहाँ पर कम है, और पेंशन फंड पर भी दबाव हो सकता है, क्योंकि अगर ये 58 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो इनकी पेंशन का बर्डन भी सरकार के ऊपर आने वाला है। और ऊपर से काम करने के लिए नए लोग नहीं आ रहे हैं। वर्क फोर्स की कमी है, श्रम बल की कमी है। तो उसको देखते हुए जो पुराने काम करने वाले लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी रिटायरमेंट की वजह से तो उम्र आ गई है, उनसे काम करवाया जा रहा है। और सिविल सेवाओं परीक्षाओं में भर्ती की आयु भी बढ़ाई गई है, और शादी करने को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चाइना की सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। और दहेज प्रथा और बाकी महिलाओं को लेकर जो कुप्रथा हैं, उनको कंट्रोल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और चीन इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब आबादी बढ़ाने को, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने विकास के लिए और अपने पुनरुत्थान के लिए ज़रूरी मानता है। इसलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि चाइना में जीवन यापन की लागत बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, बेरोज़गारी भी होती है, इसलिए लोग एक बच्चे पैदा करने को लेकर प्रेफर कर रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी को ही अभी तक वहाँ पर लोग अपना कर बैठे हुए हैं। और इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर महिलाओं से पुरुष 3 करोड़ ज़्यादा हैं, और फिर चाइना में इसको लेकर सेक्स रेशो पर भी बुरा असर पड़ा है। अब वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था 1979 में। क्यों किया गया था? बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें क्या था कि हर एक जोड़े को सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दी जाती थी। कुछ विशेष मामलों में, जैसे गाँव में अगर पहली लड़की पैदा होती थी तो दूसरी संतान पैदा करने की अनुमति दी जाती थी। और फिर इसमें कुछ दूसरे जो अल्पसंख्यक जाति समूह है, वहाँ पर रिलैक्सेशंस दी गई थी, ताकि उनकी आबादी और उनके अस्तित्व को कोई खतरा ना हो। और इस पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इन्होंने ज़रूरी स्ट्रिक्ट फैसले भी लिए थे, जैसे जुर्माना लगाना, नौकरी छीनना, और सोशल पेनल्टीज़ का यहाँ पर दंड भी रखा गया था। और इस पूरे प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ यहाँ पर मेजर्स या कुछ तरीके अपनाए गए थे, जैसे नसबंदी है, गर्भावस्था है, उसकी निगरानी, और सामाजिक रूप से इस तरह का दबाव, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई थी। और इस पॉलिसी के कारण वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। हालाँकि आबादी तेज़ी से कम हुई, ये बात बिल्कुल सही है, जनसंख्या नियंत्रित हुई, ये भी सही है। आर्थिक विकास हुआ, और आर्थिक विकास मतलब एक तरफ आर्थिक विकास हो रहा था, दूसरी तरफ आबादी कम थी, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी हुई दिखाई दी। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिले, जैसे पूरी आबादी में बुजुर्गों की आबादी बढ़ गई, लैंगिक असंतुलन हुआ, सामाजिक और मानसिक समस्याएँ आईं, क्योंकि मतलब भारत का समाज हो या चीन का समाज हो, लड़कों को लेकर, बच्चों को लेकर एक तरह की सोच रखता है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होगा लड़का, इस तरह की सोच अभी भी हमारे समाज में है। तो उसको लेकर माता-पिता में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हुआ, और एक बच्चे को लेकर भी उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली का प्रेशर और दूसरे प्रेशर्स बढ़े। तो इसको लेकर समाज में भी टेंशन हुआ, और जब लैंगिक असंतुलन होता है, जब सेक्स रेशो का असंतुलन होता है, तो शादी विवाह में भी समस्याएं खड़ी होती हैं, अपराध बढ़ते हैं। तो इस तरह के अपराध भी और इस तरह की समस्याएं भी चाइना के समाज में बढ़ी, और उसको लेकर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स सामने आए। और फिर इस पॉलिसी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स जब सामने आए, तो चाइना ने अपने फैसले बदले। चाइना ने 2016 में 2 संतान की नीति अपनाई, 2021 में 3 संतान की नीति अपनाई, ताकि बर्थ रेट को बढ़ाया जा सके, शादी विवाह को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन अभी तक समस्याएं वहाँ पर सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही है, और चाइना अभी भी अपनी आबादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, चाइना की सरकार चिंतित है। तो आज हमने देखा 2 एडिटोरियल और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहले देखा सबसे पहले हमारे पास जो एडिटोरियल था वो स्टूडेंट सुसाइड को लेकर था, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर चिंतित है। और दूसरा वाला एडिटोरियल था ट्रंप और ट्रंप की सनक को लेकर। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी, जैसे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में, नगाँव जिले में, असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क हमने देखा असम में है, और यहाँ पर गेंडों की, एक सींग वाले गेंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। यहाँ के जो बिग 5 हैं, उनमें एलिफेंट है, उनमें टाइगर है, उनमें जंगली भैंसा है, और उसमें हमने देखा स्वैम्प डियर है, और
एक क्या छूट गया, टाइगर हो गया, हाँ एक सिंग वाला गेंडा है। और फिर द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा में भारत को आमंत्रित किया गया है, लेकिन भारत ने अभी तक इसमें प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कारण बच्चों के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भारत की सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, और उन्हें इस बारे में ज़रूरी कदम ज़रूर उठाए जाने चाहिए। और चाइना पॉपुलेशन को लेकर, पॉपुलेशन में बढ़ती बूढ़े लोगों की आबादी को लेकर और गिरते बर्थ रेट को लेकर, और 2022 से जो लगातार आबादी कम हो रही है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक वहां की आबादी 140 करोड़ से घटकर 130 करोड़ हो जाएगी। अभी 140 करोड़ है और कम होती जा रही है, 2050 तक 130 करोड़ हो सकती है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चाइना चिंतित है। इन सारी बातों को आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनको अपने मेंस के आंसर में आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ से जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं उनका यूज़ आंसर राइटिंग में किया जा सकता है, एग्जाम्पल्स का किया जा सकता है, जो डेटा है उनका यूज़ किया जा सकता है, फैक्ट्स जो हैं उनका यूज़ आप प्रीलिम्स को सवालों को हल करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ से जो हमने एमसीक्यू बनाए हैं उनको सॉल्व करके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप चीज़ें जो ज़रूरी समझें उन्हें नोट कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, इन्हें यहीं से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अपनी तैयारी में ये हेल्पफुल लगता है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है, आपको ठीक लगता है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।